बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ एक अगर और एक मगर है आज मेरे पास, जो कि निगरान वज़ीर आज़मों को लेकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बड़ी अहम हक़ाइक़ जो है आज आपके मैं सामने रखूंगा कि अगर और मगर में आखिर छुपा राज क्या है। और दो जो मजबूत नाम है, गौहर इजाज़ और मोहसन बेग साहब, इनमें से कौन निगरान वज़ीर आज़म अगर और मगर के पीछे छुपा है। ये अगर और मगर पे मैं प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे बात करूँगा, ये इनके दूसरे हिस्से में बात करूँगा। पहले हिस्से में जो लतीफ़ कोसा और ख्वाजा साहब, जो कि साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर भी रह चुके हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है कि ये जो फ़ौजी अदालतें हैं वहाँ पर इन सिविलियंस के केस को ना भेजा जाए और सिविलियन अदालतें जो हैं वो ये केस सुनें। और इस केस की जो सबसे दिलचस्प बात है कि जो बेंच बनाया गया है उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को शामिल आखिर किस वजह से किया गया है। क्या ये कोई बहुत बड़ी गहरी चाल है या ये कोई बहुत बड़ी साजिश है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनको तकरीबन 2 साल से खुड्डे लाइन लगाया हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने, आखिर उनको इस बेंच का हिस्सा क्यों बनाया। इस पे मैं बात करूँगा और आपको इंतहाई अहम जो बातें हैं मेरे पास वो मौजूद है बिलखुसूस अगर और मगर के लिए, कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान भी एक अगर और मगर शामिल है। आज का जो मेरा पूरा प्रोग्राम है वो अगर और मगर पर ही होगा। और ये अगर मगर है क्या? देखिए, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा इससे पहले जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था इस्लामाबाद फ़ैज़ाबाद में, तो उसके दौरान वो पाकिस्तान की एजेंसियाँ और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा फ़ैसला दे चुके हैं। और जस्टिस काइस फ़ाइज़ ईसा को इसी वजह से शायद हुकूमत पाकिस्तान, उस वक़्त के सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रेफ़रेंस दायर किया था और उसमें फिर उनको बहुत ज़्यादा जो कि परेशानी उठानी पड़ी उनकी फ़ैमिली को, उनकी मिसेज़ को और उनके साथ-साथ उनके पूरे ख़ानदान को, बैरून मुल्क में उनकी जो फ़ैमिली रहती है वहाँ पर और जो पाकिस्तान में मौजूद थे। क्योंकि उस वक़्त उन्होंने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, यानी कि सॉरी, फ़ौजी ये जो अहकामात थे, फ़ौज के जो उसमें किरदार था उस अपना लॉन्ग मार्च के दौरान, उसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। और उमर अत्ताब बंदयाल साहब ने उनको फ़ौज के इस फ़ैसले में और इस बेंच का हिस्सा बनाने में आखिर उनका मकसद क्या है? क्या ये कोई गहरी चाल है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, जिनका अभी-अभी नाम जो है वो भी उनकी तकर्री कर दी गई है। वो 17 सितंबर से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी सँभालने जा रहे हैं। और क्या जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल, जस्टिस एजाज़ुल हसन और मुनीब अख्तर जो हैं वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इस दफ़ा वो फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं या कि वो फ़ौज के हक़ में फ़ैसला देते हैं। देखिए, ये जो फ़ौजी अदालतें हैं ये सिर्फ़ पाकिस्तान में काम नहीं करती, तकरीबन 36 से 40 ममालिक हैं जहाँ पर फ़ौजी अदालतें काम करती हैं। और उन फ़ौजी अदालतों का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जब कोई भी सिविलियन फ़ौज की जो तनसीबात हैं, फ़ौज के जो दफ़ातर हैं उन पर हमला करता है, तो उनके जो केसेज़ हैं वो आम अदालतों में नहीं चलते, वो फ़ौज की अदालतों में चलते हैं। तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा इसमें बड़े मज़बूत हैं। और पिछली हुकूमत तो बार-बार ये कह चुकी है, बिलख़ुसूस इमरान खान साहब, कि फ़ौजी अदालतें पाकिस्तान में होनी चाहिए। और जो सिविलियंस हैं जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयान देते हैं या कोई ऐसा इक़दाम करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ फ़ौज की जो अदालतें हैं वो अपना फ़ैसला जो है वो सादिर करे और उनको अपने कानून के मुताबिक सज़ाएँ दें। तो इस वक़्त उसकी मुखालफत क्यों की जा रही है? क्योंकि इस वक़्त बहुत ज़्यादा ये बात की जा रही है कि जो 9 मई के सहूलतकार थे उनको भी कटहरे में लाया जाएगा। जिस तरह 9 मई के वो किरदार जिन्होंने उस पूरी फ़िल्म को चलाया, जो कि उसके अदाकार थे, असल में अब जो हदायतकार है और उसका जो फ़िल्म साज़ है उसको भी इस कटहरे में लाया जाएगा। और यही खौफ है शायद तहरीक इंसाफ़ के कायद इमरान खान को और तहरीक इंसाफ़ के उन लीडरान को, कि ये वो कानून जिसकी हम भरपूर अपना सपोर्ट करते रहे, आज वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। और अगर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है तो हमें सख्त से सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर हुकूमत खुद कोई ऐसा एलिगेशन लगा दे कि हम आपको बेंच का हिस्सा देखना नहीं चाहते, या जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा खुद इस बेंच से अलहदा भी हो सकते हैं। ये उनकी स्वाबदीद है। अगर कोई भी जज कोई केस सुनना नहीं चाहता तो उससे अलहदा हो सकता है। ये तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उमर अता बंदयाल का जो अगर मगर था वो हो गया।
اب اگر مگر کی بات کرتے ہیں کہ اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوگا، دو نام جو کہ اس وقت ہاٹ فیور جا رہے ہیں، اور جو ہمارے ملک کی تاریخ ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جو نام ہمیں دیے جاتے ہیں 3-4 ماہ پہلے، کبھی بھی ان میں سے کوئی بندہ آگے نہیں آتا. وہ ہمیشہ کوئی ایک نیا سیٹ اپ آتا ہے، ایک نیا بندہ آتا ہے جو کہ پھر آگے یکدم ہمیں ایک رات کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس بندے کو نگران وزیر اعظم یا اس بندے کو نگران پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ بنا دیا گیا ہے. دیکھیں، گوہر ایجاد پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، پاکستان کا ایک صنعت کار ہے، تجارت میں ان کا بہت بڑا نام ہے، پراپرٹی کے وہ ٹائکون ہیں، لاہور میں ایک بہت بڑی پراپرٹی کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ ایک شریف آدمی ہے اور کاروباری آدمی ہے. وہ یہ میں نہیں سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا یہ اگر اور مگر ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کی گرفتاری اس دور حکومت میں ہو جاتی ہے اور پھر گوہر ایجاد مضبوط کینڈیڈیٹ ہو جائیں گے وزیر اعظم کے لیے، عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کرے گی کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. اگر اس دور حکومت میں میاں شہباز شریف جو ہیں وہ عمران خان کو گرفتار کر لیتے ہیں تو گوہر ایجاد پاکستان کے مضبوط ترین نگران وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ حکومت جو ہے کہ اس وقت کیونکہ ایک الائنس کی حکومت اور پیپلز پارٹی کافی مخالفت کر رہی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کی گرفتاری کو روکا جائے اور عمران خان جو ہے ان کو ہمارے دور اقتدار میں گرفتار نہ کیا جائے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نگران وزیر اعظم کے لیے مرزا امجد بیگ صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے محسن بیگ صاحب جو کہ خان صاحب کے بہت زیادہ قریبی ساتھیوں میں گنے جاتے تھے، لیکن خان صاحب کے دور کے دوران ہی ان پر بہت زیادہ بات بھی کی گئی اور انہیں تنقید کا نشانہ بھی کیا گیا، اور ان کے گھر پر ایک حملہ بھی ہو چکا ہے جس میں انہوں نے کوئی فائر بھی کیے تھے. سیکورٹی داروں کے جو اہلکار ان کے گھر پہ آئے اور ان کا جو تھا کافی اس معاملے میں معاملات بھی عمران خان سے خراب ہو گئے. اور اگر عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو پھر نگران حکومت ہی آ کر عمران خان کو گرفتار کرے گی، اور اس نگران حکومت کا وزیر اعظم ہوں گے محسن بیگ صاحب، کیونکہ محسن بیگ صاحب یہ تمام معاملات کو ہینڈل کر سکتے ہیں. گوہر ایجاد صاحب کیونکہ ایک تاجر ہیں، بزنس مین آدمی ہیں، شریف النفس انسان ہیں، ان کا کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہم نے نہیں دیکھے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ گوہر ایجاد اسی صورت میں نگران وزیر اعظم آئیں گے کہ عمران خان کی گرفتاری نگران سیٹ اپ میں نہ ہو، اس سے پہلے ہو جائے. اور اگر محسن بیگ صاحب صرف اس صورت میں آئیں گے کہ اگر یہ جو سیٹ اپ ہے جو اس وقت حکومت چل رہی ہے، ایک الائنس کی حکومت ہے، اگر یہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرتے تو محسن بیگ جب وزیر اعظم بنیں گے تو عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کی جو سزائیں ہیں اور آرمی کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر اس کے کیسز چلیں، اور یہ جو بینچ بنایا گیا ہے یہ آرمی کی جو عدالتیں ہیں ان کی فیور میں فیصلہ دے گا اور ان کو جائز قرار دے گا. یہ ہے میری اہم بریکنگ نیوز، اور میری ان باتوں پر دھیان رکھیے گا کہ اگر تو عمران خان اس وقت گرفتار ہوتے ہیں تو گوہر ایجاد فیورٹ ہیں، اگر عمران خان گرفتار نہیں ہوتے تو پھر محسن بیگ جو ہیں وہ فیورٹ ہیں اگلے نگران سیٹ اپ کے لیے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک محض صرف اس لیے اس میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس سے پہلے بول چکے ہیں اور فیصلہ دے چکے ہیں، اور یہ گہری چال ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. لیکن وہ بڑے زیرک اور سمجھدار آدمی ہیں، مجھے لگتا ہے